नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। मध्य प्रदेश में सत्ता और संगठन ने मिलकर अभी से विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां तेज कर दी है। खासतौर पर बीजेपी का फोकस संगठन की निचली इकाई यानी बूथ को मजबूत और एक्टिव करने पर है, जिससे चुनाव में 51% वोट प्राप्त करने का जो लक्ष्य उसने तय किया है उसे हासिल किया जा सके। इसके लिए भाजपा बूथ स्तर पर कई तरह की कवायद कर रही है। अब भाजपा ने संगठन के विस्तार के लिए बूथ विस्तारक योजना प्रारंभ कर दी है। भाजपा का मानना है कि बूथ विस्तारक योजना चुनाव में भाजपा की जीत का सबसे बड़ा आधार बनेगी। अटेंशन में आज हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। तो 2023 में विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव की मध्य प्रदेश बीजेपी ने तैयारियां अभी से तेज कर दी है। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पार्टी पदाधिकारियों को अभी से जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, लेकिन भाजपा का सबसे ज्यादा फोकस बूथ पर है। दरअसल एमपी बीजेपी ने आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में 51% वोट हासिल करने का लक्ष्य तय किया है। इसी लक्ष्य को लेकर भाजपा आगे बढ़ रही है। अब भाजपा ने कुशाभाऊ ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष में संगठन के विस्तार के लिए बूथ विस्तारक योजना प्रारंभ की है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 14 स्थानों पर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। 2023 में विधानसभा या 2024 में लोकसभा का चुनाव हो या फिर तमाम स्थानीय चुनाव, उन सभी चुनावों में बूथ विस्तारक योजना भाजपा की जीत का सबसे बड़ा आधार बनेगी। साथ ही स्वावलंबी मंडल, सक्रिय शक्ति केंद्र और सक्षम बूथ बनाने के लिए भी ये योजना अहम है। बूथ विस्तारक योजना से पहले मंडल विस्तारक योजना का भी आयोजन किया गया। प्रदेश के 14 स्थानों पर आयोजित हुई इन कार्यशालाओं में मंडल विस्तारक, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और संगठन जिला प्रभारी के साथ साथ योजना के प्रभारी, जिला महामंत्री, जिला कार्यालय मंत्रियों ने भाग लिया। पार्टी के संभाग प्रभारी अपने अपने संभागों और प्रदेश पदाधिकारी अपने जिले की कार्यशाला में उपस्थित रहे। श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर हमने संगठन पर्व के तौर पर यह अभियान लिया है कि प्रत्येक मंडल को स्वावलंबी मंडल बनाना, ग्राम नगर केंद्र को सक्रिय बनाना, प्रत्येक बूथ को सक्षम बनाना, ये हमारा संकल्प है। तो इसलिए हमने एक विस्तारक योजना, बूथ विस्तारक योजना की है। उसकी प्रिपरेशन के लिए, आज तैयारी के लिए आज हमारे मंडल के अध्यक्ष, मंडलों के विस्तारक और प्रमुख कार्यकर्ताओं की आज हमारे कार्यशालाएं हैं, जो हर जिले की कार्यशालाएं हैं। और उसके बाद 20 से 30 जनवरी पूरे मध्य प्रदेश के हर बूथ पर हमारे विस्तारक योजना के माध्यम से बूथ को सक्षम बनाने का अभियान और संकल्प हमने लिया। बीजेपी ने तो चुनावी तैयारियां अभी से शुरू कर दी है, लेकिन कांग्रेस को बीजेपी की तैयारियों पर तंज कसने के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा। एक ही अभियान चलता है, फेंको और लपेटो। एक फेंकता है, दूसरा लपेटता है। ये पिछले 10 साल से हम सुन रहे हैं कि उन्होंने बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख बना दिए, फिर उन्होंने बूथ कमेटियां बना दी हैं, फिर वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गए, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। ये ऐसी सैकड़ों योजनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन बूथ अभी तक मजबूत नहीं हुआ। अब ये बूथ विस्तारक योजना लेके आ गए। तो अगर बैठक करते हैं, भोजन करते हैं, तो विश्राम के पहले कुछ ना कुछ देश को बताना है कि हमने बैठक में क्या किया। तो ये इस तरह की योजनाएं कि रोज सुर्री छोड़ते हैं, लेकिन इससे कोई काम हल नहीं होता। क्या विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई क्या बीजेपी? और आप 15 साल से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मिस कॉल से बने बैठे हो, तो अभी तक आपका बूथ मजबूत नहीं हुआ है। ये तो बड़ी हैरानी की बात है। तो ये केवल अखबारी खबरें बनने के लिए, बनाने के लिए और एक साइकोलॉजिकल प्रेशर अपने कार्यकर्ताओं को बनाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम की घोषणाएं करते रहते हैं, और ये कार्यक्रम जो है विश्राम के बाद समाप्त हो जाते हैं। बीजेपी ने आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में 51% वोट हासिल करने का लक्ष्य तय किया है। इसी को लेकर पार्टी गंभीरता से प्रयास कर रही है। इसके लिए ये अभियान शुरू किया गया है। पार्टी की चिंता 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर है। यही कारण है कि पार्टी चुनाव से कुछ महीने पहले विजयवत्री सदस्यों को विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में भेजती थी, लेकिन इस बार लगभग 2 साल पहले से मिशन के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बीजेपी इसके सहारे बूथ तक का फीडबैक हासिल कर उसी हिसाब से रणनीति तैयार करने वाली है। इसका फायदा उसे चुनाव में मिल सकता है।
अब इसकी काट में कांग्रेस की क्या योजना है, इस पर सबकी नजर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। तो दोनों से समझेंगे कि बूथ से निकलेगी जीत की राह का मायने क्या है। सबसे पहले तो आप ही के पास दुबे जी बहुत स्वागत है, पहले तो आपका अनादि टीवी पर। तो जो योजना बनाई है बीजेपी ने, वैसे तो नई नहीं है, कई सारी इससे मिलते जुलते कार्यक्रम बीजेपी साल भर चलती है या कहें 5 साल या कहें पूरे समय चलाती रहती है, लेकिन नए नए नामों के साथ उसको नई ब्रांडिंग के साथ ले आती है। कभी समय के पहले ले आती है, कभी समय पर लाती है। इस बार इसको कैसे देखा जाए? देखिए, इसमें देखना क्या, जब चुनाव नजदीक आते हैं तो जैसे कोई मेले में स्टॉल लगाता है तो नई पैकेजिंग के साथ अपना सामान बेचता है, और राजनीतिक दल भी अब इवेंट और मैनेजमेंट इन सब पे निर्भर हो गए हैं। इन्हीं से जीतने के चुनाव के मंत्र लोगों के पास आ गए हैं। तो जब जब ये आते हैं चुनाव, तब तक राजनीतिक दल अपनी तैयारियां शुरू करते हैं, और जैसे दीपावली के पहले घरों की साफ सफाई वो सब होती है, ऐसे ये साफ सफाई हो रही है और एक नए रंग रोगन के साथ पेश किए जाएंगे लोगों के सामने। और बीजेपी तो वैसे भी संगठन आधारित दल है, और लेकिन दिवाली की सफाई में तो कचरा भी बाहर कर दिया जाता है। ये अब उनकी अपनी वो है कि वो किसको कचरा समझ रहे हैं, किसको क्या समझ रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ये दलों की अपनी व्यथा है और परिस्थिति है। लेकिन इस समय पार्टी बहुत उसमें है, पसोपेश में, और एक ऐसे संक्रमण काल से गुजर रही है जहां वो कई सारे निर्णय भी लेना चाह रही है कि नई पीढ़ी को आगे भी करना चाह रही है। और जो मध्य प्रदेश का भी देश में संगठन की दृष्टि से सबसे मजबूत राज्य था, वो कई बार संगठन की कमजोरी नजर आई, तो उसको फिर से मजबूती देना है। कुशाभाऊ ठाकरे, प्यारेलाल खंडेलवाल के इस प्रदेश में पार्टी आखिर बूथ पे क्यों कमजोर हो गई, और ऐसी चुनौतियां उस कांग्रेस से मिल जाती हैं जो कांग्रेस मुक्त प्रदेश की भाजपा बात करती है, जिसकी ना इतनी मीटिंग होती, ना कार्यक्रम होते, ना इतने नेता हैं जितने बीजेपी में हैं। कमलनाथ अकेले ही चल रहे हैं, वो भी कितनी बार दिल्ली जाते आते। इसके बावजूद भी यदि इतनी चुनौती मिलती है, चाहे उपचुनाव हो, चाहे किसी भी चुनाव का मामला हो, तो भाजपा को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और इसी के तहत वो अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है कि अब जबकि हम देश में राम मंदिर भी बना रहे हैं, मोदी की हमने छवि बहुत ब्रांडिंग की है, शिवराज जी लगातार 17 साल होने को आ रहे हैं, भाजपा की सरकार प्रदेश में है, 1.5 साल का यदि कार्यकाल छोड़ दें, तो इसके बावजूद इतनी चुनौती कैसे मिलती है? हम वो एजेंडे भी पूरे कर लेकिन चुके। अगर इसको ऐसा देखा जाए कि कांग्रेस को भी इससे सबक लेना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखिए उन्होंने 4 दशक राज किया और अब 3 दशक से या 1 दशक से तो वो 2.5 के अंक में नहीं पहुंच रहे हैं। बिहार में उनकी क्या स्थिति हो गई है, तमिलनाडु में क्या स्थिति हो गई है। उत्तर भारत के कुछ चुनिंदा राज्य छोड़ दें हम, अगर मध्य प्रदेश की बात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल, जहाँ तीसरा दल नहीं है वहीं कांग्रेस का अस्तित्व बचा हुआ है। तो शायद मजबूत पार्टी को कैसे किया जाए, ये बीजेपी से सीख लेना चाहिए कांग्रेस को। बिल्कुल, यदि कांग्रेस ने ये गलतियां नहीं की होती कि वो तो ये समझते थे कि कांग्रेस आजादी दिलाने वाला दल, और टिकट दिया और जीते, कहीं का कहीं से टिकट दे दिया, किसी को भी टिकट दे दिया। कई बार तो ऐसा लगता था कि टिकट घोषित होने के बाद उसका मतदाता तक अपना सिर पकड़ लेता था, कार्यकर्ता और पदाधिकारी तक छोड़ के कहां से आ गए पैरासूट लैंडिंग। तो और ना कभी ऐसी समीक्षा की स्थिति बनी कि जैसी एंटी इनकम्बेंसी पनपती हम उसको डाइल्यूट करें। ऐसे ही तो उनके अध्यक्ष भी आए हैं जो वर्तमान है, वरना तो उन्होंने 80 के पहले छिंदवाड़ा नक्शे में भी नहीं देखा होगा। बिल्कुल, और भी कितने लोग हैं जो कहीं से कहीं भी, जैसे असलम शेर खान को टिकट कभी बैतूल से तो कभी सागर से। आप कहां से तो किसको क्या टिकट? सत्तारूढ़ पार्टी का भी तो यही हाल है, खजुराहो से चुनाव जीता उनके अध्यक्ष ने। ये देखो, ये सब दल जब सत्ता में होते हैं मनोज जी, जब लगातार जीत हासिल करते हैं, तब वो भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और ये भी वो भूल जाते हैं कि जनता निरंतर मूल्यांकन करती है आपके एक एक निर्णय का, एक एक बयान का। और यही तो कारण होता है फिर, नहीं तो क्या कारण था कि कांग्रेस सिमट गई?
जहां कांग्रेस का टिकट यानी जीत तय हो जाती थी, अब कांग्रेस को कितने राज्यों में तो जमानत बचाने की दो पड़ जाते हैं। तो ये एक दिन की काम नहीं है। राजनीति मुझे लगता है सबसे कठिन काम है और 24 घंटे 365 दिन का काम है, बिल्कुल। तो जिसमें ब्रजेश जी, जो एक और चीज़ है देवदत्त जी ने भी कही और शायद इत्तेफाक हम सब भी रखेंगे कि जनता निरंतर आपको परखती है और इसीलिए शायद बीजेपी जो ये दावा करती है सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे मजबूत पार्टी है, वो नए नए उपक्रम करती रहती है। अब बूथ विस्तारक की बात हो रही, पहले हमने देखा था कि पन्ना प्रमुख बनाए गए थे और तमाम सारे ऐसे उपक्रम, पालक संयोजक भी बने थे, आपने उसको बेहतर नज़दीक से देखा है। तो अब ये जो नया शिगुफा इसको कह सकते हैं हम कि क्योंकि 10 दिन आपको बूथ पर गुजारना है, तो अब ऐसी सत्तारूढ़ पार्टी जिसमें एक दूसरे के इलाके में घुसने से विधायक भी सोचते हैं एक बार, सांसद सोचता है एक बार कि इनके इलाके में कैसे जाऊं, उस पार्टी में अगर पार्टी संगठन 10 दिन तक किसी बूथ तक अपने आदमी भेजेगा तो जाहिर सी बात है वो सारा फीडबैक लेकर आएगा कि गुटबाजी क्यों है, अगर कोई बूथ हम हार रहे हैं तो वो क्यों हार रहे हैं, अगर कोई बूथ हम जीत रहे हैं तो क्यों जीत रहे हैं, अगर कोई बूथ हमारा डावाडोल है कि कभी हम हारते हैं कभी जीतते हैं तो उसके पीछे कारण क्या है, बड़े नेताओं की इसके पीछे कितनी भूमिका है या उनके जो समर्थक हैं उनका इसमें कितना बड़ा रोल है। तो शायद उसके हिसाब से अगर पार्टी ने जमावट की तो आने वाले समय में लंबे समय तक उनको लाभ मिलेगा, वरना ये भी हो सकता है कि बूथ प्रचारक के तौर पर जो लोग गए हैं वो अपने हिसाब से अगर रिपोर्ट देंगे, क्योंकि हो सकता है उनका पॉलिटिकल ज्ञान उतना नहीं हो जितना चुनाव लड़ने वालों का, तब वो शायद नई परेशानी खड़ी कर सकते हैं पार्टी के लिए। देखिए भाजपा लगातार प्रयोग करती रहती है और लगातार संगठन को गढ़े चलो बड़े चलो का उसका नारा रहते हैं, तो लगातार जो काम करती है उसके फायदे भी हैं और नुकसान की जो आप बात कर रहे हैं। तो यदि उनके विस्तारक यदि वो भेज रहे हैं किसी के क्षेत्र में, यदि वो गलत फीडबैक देंगे तो एक माध्यम से नहीं चलते हैं, उनके अलग अलग तरह से सर्वे होते हैं, अलग अलग तरीके से फीडबैक आते हैं। जिला अध्यक्ष से अलग फीडबैक लेते हैं, वो मंडल अध्यक्ष से अलग फीडबैक लेते हैं, वार्ड तक के अध्यक्षों से फीडबैक लेते हैं और फिर ऊपर से जो उनके नेता जाते हैं, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी जाते हैं, सीधा टच रहता है। और खुद जब उनके मुख्यमंत्री ऐसे हों जो सीधा जनता से फीडबैक ले लेते हों, तो उस समय इस तरह की जो विसंगतियों की जो बात कर रहे हैं नुकसान की, वो मुझे लगता है कि उसको ठीक कर सकते हैं। और भाजपा वैसे भी गलतियों से सबक लेती है मनोज जी। आप देखिए 2018 में उनसे कोई चूक हुई हो तो वो लगातार उसमें सुधार करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप देखिए दूसरा विरोधी दल 28 उपचुनाव में जो गलती कर बैठता है वो 4 उपचुनाव में भी गलती करता है, गलतियों पे गलती करते जा रहे हैं। यही वजह है कि दिल्ली, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे बिहार, चाहे पश्चिम बंगाल, लगातार उसका जनाधार कम होता जा रहा है। और यदि एक पार्टी आगे बढ़ रही है तो उसकी निश्चित तौर पर संगठन मजबूत है, उसका वो संगठन में सुधार करती हुई जा रही है। यदि संगठन में नए लोगों को ला रही है तो वो ये प्रयोग कर रही है मध्य प्रदेश में, जहां उसका संगठन सबसे मजबूत है, जिसको बाकी के राज्यों में उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है। और अभी सरकार भी है तो पूरा समय है उनके पास, लगभग 2 साल हो रहे, इस प्रयोग को और आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए आपने जो बात कही थी ना कि चुनौती वहाँ नहीं है जहाँ दूसरे और कोई विकल्प नहीं है, वहाँ कांग्रेस चुनौती है भाजपा के लिए। लेकिन यदि दूसरा विकल्प जहाँ बन जाता है, आप देखिए पंजाब में दूसरा विकल्प बनने लगा है, गोवा में दूसरा विकल्प बनने लगा है, दिल्ली में दूसरा विकल्प बन ही चुका है, तो वहाँ कांग्रेस क्यों पीछे है? तो आप इससे भाजपा इस बात को जानती है कि आपने जैसे ही छोड़ा, आप सत्ता में आए, सत्ता की मलाई खाने लगोगे, संगठन पर ध्यान नहीं दोगे, नीचे तक उसका विस्तार नहीं करोगे तो आपका नुकसान होगा। कांग्रेस तो हमने तब भी देखा कि जब अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे, चाहे मोतीलाल वोरा रहे या दिग्विजय सिंह के 10 साल का कार्यकाल की बात कर लें या 1.5 साल के कमलनाथ के, कि अध्यक्ष भी वही बने रहे या दिग्विजय सिंह के शासनकाल में अध्यक्ष उनके हिसाब से चले और दिग्विजय सिंह सत्ता में कैसा, ये बिल्कुल तमाम जो अध्यक्ष थे वो हमने देखा है कि वो जो खामियां थी मध्य प्रदेश में भी भाजपा सरकार में भी आई थी मनोज जी। मैं वही कह रहा हूँ कि गलतियों से सबक शायद दिग्विजय सिंह ने भी सबक लिया था कि उनके अध्यक्ष काल में उन्होंने पार्टी को इतना मजबूत किया कि वो सत्ता में आए और 10 साल मुख्यमंत्री रहे, तो उनको पता था कि अगर कोई संगठन में मजबूत आदमी आया तो उनके लिए परेशानी बनेगा। शायद सुभाष यादव को इसीलिए हाशिए पर डाला गया। आप देखिए दिग्विजय सिंह कैसे पहुंचे थे संगठन में, कहा जाता है कि वो टिफिन लेके निकलते थे और पूरे प्रदेश में जितने दौरे उन्होंने किए होंगे उतने दौरे किसी ने नहीं किए। फिर बाद में जब प्रभात झा मध्य प्रदेश में अध्यक्ष बने तो उन्होंने भी इसी तरह से दौरे किए थे। तो मनोज जी मध्य प्रदेश में भी संगठन कोरोना काल के दौरान कमजोर हो गया था और फिर जब सत्ता हावी हो गई थी, जब शिवराज जी का चेहरा इतना बड़ा हो गया था कि संगठन के जो अध्यक्ष है ना वो बौने हो गए थे, तो संगठन को भी मजबूत करने की एक आवश्यकता महसूस की 2018 के बाद भाजपा ने। तो आप देखिए नया प्रयोग किया, यूथ को लेकर आए और पूरे प्रदेश में फिर से नए विस्तारक बना रहे हैं। वो 10 पन्नों की बात करते, पेज प्रमुख बनाने की बात करते थे, उस फार्मूले पे हमने कांग्रेस को चलते हुए देखा 2018 से पहले मनोज जी। उन्होंने मंडलम सेक्टर बनाए थे और उसी तरीके से पेज प्रमुख बनाए थे और उसको कांग्रेस को फायदा हुआ था। दीपक बावरिया का जो कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल हमने देखा 2018 में उसको फायदा मिला।
तो यदि उस फार्मूले से कांग्रेस को फायदा मिलेगा तो निश्चित तौर पे भाजपा को विचार करना चाहिए कि उसको पेज प्रमुख से भी आगे जाना चाहिए। तो वो विस्तारक की योजना लिया है। अब सिगुप कहे कांग्रेस इसको या कुछ अन्य नजरिए से देखे, लेकिन एक व्यक्ति यदि 10 दिन तक बूथ पर रहेगा, विस्तार करेगा, तो 10 दिन रहेगा तो सिर्फ खाना खाएगा, सोएगा और कुछ तो करेगा नहीं, ऐसा तो नहीं है। 10 लोगों से तो मिलेगा, 10 लोगों से तो बात करेगा। तो देखो आप उसका संपर्क तो बढ़ रहा है, 10 लोगों तक अब पार्टी अपनी बात पहुंचा रही है और बता रही है कि हम क्या कर रहे हैं, प्रदेश में क्या कर रहे हैं, देश में क्या कर रहे हैं। तो आप अपनी बात तो नीचे तक पहुंचा रहे हो, मतदाता तक। यही काम कांग्रेस करे तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि वो बिना तैयारी के, जिस तरह से दुबे जी कह रहे थे कि वो कोई तैयारी नहीं करती तब भी इनको इस मुकाम पे पहुंचा देती। तो यदि वो थोड़ी सी भी तैयारी करे, दूसरों पे बीन में निकालने से थोड़ी सी तैयारी करेगी, तो मुझे लगता है कि ज्यादा मुकाबला अच्छा होगा और ऐसा भी होता है ना, जिसे हम खेल में देखते हैं कि जो पहला स्वर्ण विजेता है और दूसरा सिल्वर वाला है, तो वो भी खुश हो जाता है क्योंकि मुकाबले में 2 ही खिलाड़ी हैं। बिल्कुल। तो इसलिए लेकिन दुबे जी एक और चीज है कि पार्टी विस्तार की बात कर रही है और एक महत्वपूर्ण इकाई होती है ग्राम में कोटवार, उस तक विस्तारकों को जाना है, उसका नंबर, क्योंकि उसके पास पूरे गांव की इन्फॉर्मेशन रहती है। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस भले सत्ता से लंबे समय से बाहर हो, बीच में 1.5 साल के लिए अगर छोड़ दें हम, तब भी उसका जो वोट प्रतिशत है वो 30% से ऊपर है। और यही बीजेपी के लिए चुनौती है, क्योंकि उसको अपना एक वोट बैंक उसको संभाल के रखना पड़ता है। जब पार्टी इतने नीचे तक जाने की बात कर रही है और 51% तक अपना वो वोट ग्राफ ले जाने की बात कर रही है, तो बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि जब मायावती मुख्यमंत्री बनी अपने दम पर या अखिलेश, तब 30% उनको वोट शेयर मिला था, लेकिन जब योगी बने तब पार्टी ने 42% वोट हासिल किए। लोकसभा चुनाव में 51% का उन्होंने लक्ष्य रखा और इस चुनाव में भी वो मान के चल रहे हैं हमको 45+ जाना है। तो बड़ा टारगेट जब आप रखते हैं तो उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो क्या जो कांग्रेस जिस स्थिति में है मध्य प्रदेश में, उससे इस टारगेट को पार पा पाएगी? देखिए, कांग्रेस तो कोई टारगेट फिक्स कर ही नहीं रही है। वो तो देख रही है कि भाजपा कितनी गलतियां कर रही, जनता कितनी नाराज होती और उसका हम फायदा ले जाएं, क्योंकि 2018 में वो सत्ता मिल चुकी है बिना किसी बड़े संघर्ष के। गांव की परिस्थिति मनोज जी बहुत विचित्र भी होती है। कई बार दल कितने बनाए विस्तारक, क्या होता है, सरपंच का चुनाव हुआ तो सरपंच के चुनाव में यदि 6 लोग खड़े हुए, तो यदि सरपंच बीजेपी का है तो 5 जो उसके खिलाफ लड़े थे वो बिना वजह के वो कांग्रेस के साथ हो जाएंगे, उनके विरोध, उनको सरपंच का विरोध करना, क्योंकि ये स्थानीय स्तर पे चीजें होती हैं। तो इसमें अब दल क्या करे, विस्तारक क्या करे और क्या बूथ का कार्यकर्ता करे, उसके लिए तो वो एक जो साख और इमेज होती है, विश्वास, वो बनाना पड़ता है। वो तो सरपंच लेवल पे क्यों, आप तो प्रदेश लेवल पर देख लीजिए ना। जो कांग्रेस ओबीसी की बात कर रही है, उनका जो सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा अरुण यादव, उसके उन्होंने क्या हाल कर रखे, या दिग्विजय सिंह के जमाने में सुभाष यादव के क्या हाल थे, या जमुना देवी के संग क्या हुआ, शिव भानु सिंह सोलंकी के साथ क्या हुआ। बीजेपी में भी देख लिया आप, ओबीसी चेहरा शिवराज जी, बहुत सारे नेता हमने देखे जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, जिनको सपने आते थे, वो कहाँ गए किसी को पता नहीं चला। बहुत वो जो आप और हम चर्चा करते रहते हैं, राजनीति बिल्कुल सरल काम नहीं है, सबसे कठिन काम है। आप पढ़ाई करके एक बार IAS IPS बन जाओ, जिंदगी भर फुर्सत हो, लेकिन यहाँ तो हर बात की आपकी परीक्षा होती है और आप कितने कार्ड खेलोगे, आप परीक्षा है। बिल्कुल हर जगह, बिल्कुल चौकसी सही कह रहे। और आप देखिए ना कि आप ओबीसी कार्ड खेल लो, अब 2 ओबीसी खड़े होंगे, 2 यादव आमने सामने होंगे, 2 लोधी, 2 काछी, 2 कुर्मी आमने सामने होंगे, फिर आप ओबीसी का कौन सा कार्ड खेलोगे? आप तो वो डिवाइड वहां वोटों का होना ही है ना। आपको वो जो माहौल होता है समग्र बनाना पड़ता है। आप कितना बूथ मैनेजमेंट करोगे? मैंने देखा सागर में किन्नर चुनाव जीत गया, अकेला था, कोई उसके साथ नहीं थे, और बीजेपी और कांग्रेस हमने देखा, कटनी में देखा, वो विधायक भी जो शैडो सबनम मौसी बनी थी, तो इनके तो कोई बूथ स्तर पर कमेटी नहीं थी। भाजपा की तो जबरदस्त कमेटी थी, बूथ स्तर पर कांग्रेस भी थी, तो दोनों दलों को सागर में जमानत बचाने की दो पड़ गई थी। तो आप जब तक एक विश्वास हासिल नहीं करेंगे, आज यदि हम और आप देखें कि किसी भी दल को यदि भीड़ जुटाना है तो उसको बसें लगाना पड़ती, नाश्ते का इंतजाम, खाने का इंतजाम, पैसे तक देते, तब जाके वो कई बार कुर्सियां खाली रहती। लेकिन आप देखें कि जिसके ऊपर विश्वास है, कोई संत महात्मा की राम कथा है, अभी जैसे नागर जी की सागर में चले 50,000 25,000 आदमी बिना बुलावे के आ रहे हैं, अपने आप आ रहे हैं, क्योंकि एक विश्वास है कि हमारा, क्योंकि वो आपको कुछ देकर जा रहा है, आपसे मांग नहीं रहे ना। और जो नेता है वो तो मांगने से शुरुआत करते हैं।
बिल्कुल मनोज जी, जैसे अटल जी और इंदिरा जी की एक ऐसी छवि थी कि लोग सभा सुनने साइकिल से जाते थे, 30-30, 40-40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर की उनकी सभा में सुनना है वो क्या कह रहे लेकिन हैं। आज तो के एक दौर में शायद वो सभा करते तो उनको भी वही तरीका अपनाना पड़ता है जो आप कह रहे थे। तो ब्रजेश जी, एक और बात करें कांग्रेस की, तो उनकी चिंता बीजेपी की, शायद आपको, हमको या दुबे जी को भी इतनी योजना नहीं पता होगी बीजेपी की जितनी भूपेंद्र गुप्ता ने गिना दी थी हमको, कि सारे नारे के साथ कि वो क्या कर रहे हैं, कि बैठक कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तो वो भी नहीं करती नजर आ रही है। देखिए और दूसरी बात है, जो मुद्दों की बात हुई थी कि हम देख रहे हैं कोरोना काल की बात करिए, दूसरी लहर से हम तीसरी लहर के मुहाने पर खड़े हैं। मुख्यमंत्री ने आज ही निर्देश जारी कर दिए कि क्या क्या नई गाइडलाइन आ गई है कोरोना के लेकर। सेकंड वेव में भी कांग्रेस ने जब सब कुछ हो गया तब दमोह चुनाव में वो जीत गए, इसके बाद उन्होंने कहा कि बहुत नुकसान हुआ और ये इंतजाम नहीं थे, वो इंतजाम नहीं थे। तो अभी की स्थिति में शायद वो आदर्श पेश कर सकती थी आज ही कि चलिए बूथ विस्तारक छोड़िए, कि कोरोना काल में हम एक टीम बना रहे हैं जो तीसरी लहर में लोगों की इस तरीके से मदद करेगी। किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो हम देंगे, किसी को दवाइयों की ज़रूरत है, किसी को बेड की ज़रूरत है, वो हम देंगे। लेकिन उनके यहाँ ये अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। शायद वो भी इंतजार कर रहे हैं कि जब तीसरी लहर गुजर जाए तब वो फिर ट्विटर पर सक्रिय हों। देखिए मनोज जी, सिर्फ ट्विटर पर सक्रिय होने से कुछ नहीं होता। हमने देखा है कि कोरोना काल में कुछ लोगों ने आगे आकर यदि लोगों की मदद की है तो उन्होंने उसको सिर पर बिठाया। चाहे वो सुनील सूद की बात कर लें, हम दिग्विजय सिंह ने बहुत काम किया, दिग्विजय सिंह की बात कर लें, चाहे हम यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़े लेवल पर काम किया। देखिए, आप देखिए, चाहे हम विश्वास उसकी बात कर लें, कुमार विश्वास की, तो इन लोगों ने भी, यदि फिल्म कलाकारों ने भी कुछ आके काम किया है, समाज सेवा से जुड़े कवियों ने भी काम किया। सुनील सूद की मैंने बात की आपको, यदि विश्वास की बात, सोनू सूद, हाँ, और आप कुमार विश्वास की देखिए, तो लोगों ने इनको सिर आंखों पर बिठाया। लाखों लोग इनको आज भी मतलब उस पर वो करते हैं कि हाँ तीसरी लहर आ गई, तो उन्होंने अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए और फिर उस दिशा में बढ़ने लगे। तो राजनीतिक दल जिनको वोट चाहिए होता है उनको तो नहीं चाहिए ना, उनको तो फॉलोअर्स ही बढ़ रहे हैं, इनको तो वोट चाहिए। हर 5 साल में आपको जनता के बीच में जाना है। तो आप भी कुछ ऐसे, पिक्चर भी ऐसी नहीं आ रही कि टाकीज में उनको हिट कराना पड़े। बिल्कुल, तो आपको जनता के बीच में, आपने सही बात कही कि हम भूपेंद्र गुप्ता को अभी सुन रहे थे, वो भाजपा की सरकार की जितनी योजनाएं बता रहे थे, और वो जिसका अभियान की समिति का, पोल खोलो अभियान समिति का अध्यक्ष उनको बनाया था कांग्रेस ने, उस अभियान समिति ने कुछ नहीं किया 2 साल में। आप देखिए, वो सरकार की पोल ही खोल देते, अपनी जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभा देते, तो हो सकता है कांग्रेस का भला हो जाता। कांग्रेस का हर नेता अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाए तो कांग्रेस का भला कर सकता है। दूसरों को कोसने से कुछ नहीं होता, आपको खुद करके दिखाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कांग्रेस यदि इधर झांकने से पहले खुद की गिरेबान में झांक ले और बेहतर कर ले तो जनता का भी भला होगा और उसका भी भला होगा और लोकतंत्र भी मजबूत होगा। एक विपक्ष मजबूत दिखेगा हमको, जनता की आवाज़ उठाएगा और समाज सेवा के काम करेगा। यदि सिर्फ एक डिब्बा आटा बांट देने से आप ये नहीं कह सकते हो, दूसरे पे उंगली उठा रहा हो कि आपने कुछ नहीं किया। कोरोना काल में जब महामारी में आप कांग्रेस शासित राज्यों में भी हमने देखा, सबने वैसे ही जूझ रहे हैं। चाहे आज हम देख रहे हैं तीसरी लहर आ रही, मनोज जी, छत्तीसगढ़ भी वैसे ही जूझ रहा है जैसे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जूझ रहा है, उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। सबसे पहले कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए, उन्होंने अपनी जो रैली, हमने पश्चिम बंगाल में भी देखा है कि राहुल गांधी ने आखिरी समय में रद्द कर दी थी। उत्तर प्रदेश में हमने देखा है प्रियंका वाड्रा ने अपनी रैलियां रद्द कर दी हैं, 15 तारीख तक रद्द कर दी हैं। आगे तब तक राहुल गांधी भी आ जाएंगे, विदेश से। तो आप यदि इसी तरह से कोई उदाहरण पेश कर सकते थे मध्य प्रदेश में, कि आप तब सवाल उठाते कि एक तरफ कोरोना फैल रहा है और दूसरी तरफ आप पाबंदियां लगा रहे हो और तीसरी तरफ आप देख रही है कि विस्तारकों को ले भेज रहे हो, तो जो कोरोना को फैला रहे हो या समाज सेवा कीजिए। इससे पहले स्वास्थ्य स्वयंसेवक बनाए भाजपा ने और आरएसएस ने, तो आप सवाल खड़े कर रहे हो। आपका सेवा दल कहाँ गया है जो सेवा के लिए आपने खड़ा किया था? तो आप उस पहल पर भी जाएंगे तो मुझे लगता है कि जनता में भरोसा जागृत होगा कि यदि सरकार कहीं कमजोर है तो विपक्ष हमारे साथ खड़ा, हमारी मदद के लिए खड़ा और हमारी आवाज उठाने के लिए। जबकि बूथ ऐसी एक चीज है, क्योंकि हम जब देख रहे थे कि जब मोबाइल का जमाना नहीं था तो एसटीडी बूथ का बड़ा चार्म था, फिर मुल्क बूथ की बात करनी, और राजनीति में अब जो पोलिंग बूथ है उसका एक अपना महत्व है, और लेकिन उस बूथ के महत्व को शायद कांग्रेस अभी समझ नहीं पा रही है। हो सकता है कि उनकी अपनी एक रणनीति हो और जिस पर वो शायद वो गुपचुप तरीके से काम कर रहे हो। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा चुनौती है कांग्रेस के सामने और बीजेपी के सामने भी, और सबसे बड़ी चुनौती है कि किसी भी दल, जब सत्तारूढ़ दल अगर निरंकुश हो जाए, क्योंकि अगर विपक्ष उसके सामने ना हो तो जनता का भी नुकसान होता है, प्रदेश का भी नुकसान होता है। तो शायद उम्मीद की जाना चाहिए कि कांग्रेस अपने अतीत से सबक लेके भविष्य में वो गलतियां ना दोहराएगी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।